Good morning everyone. In today's class I am going to explain very special kind of feelers. You may call them advanced feelers, and all the questions have been taken from Objective General English. And in its previous set I have already explained question number 1 to 25, and in this video I am going to explain 26 to 38. So let's get started. Question number 26. In dash of the recommendations, the board has, there must be comma here, the board has established a counter to entertain the complaints from consumers. In dash of the recommendation, recommendation has two meanings. One is sifarish and the other one is सुझाव. बोर्ड ने एक काउंटर स्टैब्लिश कर दिया है. काउंटर का काम क्या है कि जो भी कंज्यूमर्स के कंप्लेंट्स आएंगे उनको वह एंटरटेन करेगा. यानी पहले ऐसा नहीं था. कंज्यूमर्स के जो भी कंप्लेंट्स आते थे उन्हें कोई एंटरटेन करने वाला, उन्हें कोई टेक रिसीव करने वाला नहीं था. बट बोर्ड ने ऐसा कर दिया है, एक काउंटर स्टैब्लिश कर दिया है. कैसे किया? तो इन डैश ऑफ द रिकमेंडेशन, यानी लोगों ने रिकमेंडेशन दिया और लोगों के दिए गए सुझाव के आलोक में, लोगों के दिए गए सुझाव के अनुसरण में बोर्ड ने ऐसा किया है. यानी यहाँ इन डैश ऑफ में हमें सब देखना है. अधेरेंस के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लगता है और अर्थ होता है अनुपालन. अनुपालन फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी बहुत काम करता है. यहाँ ऑफ है, अधेरेंस हो ही नहीं सकता. रिलेशन संबंध, रिलेशन के साथ टू और विथ दोनों प्रेपोजिशन स्थिति के अनुसार यूज किए जाते हैं, टू भी और विथ भी. परजुएंस के बाद ऑफ लगता है और इन परजुएंस ऑफ का यूज होता है इन परजुएंस ऑफ. इन परजुएंस ऑफ, परजुएड वर्ब है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है परजुएंस. तो इन परजुएंस ऑफ के अनुसरण में, यानी इन द लाइट ऑफ कह सकते हैं हम, के अनुसरण में, तो हम आंसर देंगे सी. यही यहाँ मैच कर रहा है. परजुएंस के साथ ऑफ का प्रयोग भी होता है. इन अकॉर्डेंस के बाद तो विथ लगता है. इन अकॉर्डेंस विथ मीन्स होता है के अनुसार. बहुत टफ क्वेश्चन ये लगते हैं लोगों को, बट अगर आप ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएंगे. प्रत्येक वर्ड को एक्सप्लेन करके बताऊंगा. रेलेवेंस मीन्स होता है प्रासंगिकता. प्रासंगिकता, जहां किसी संदर्भ की बात की गई हो और उसके सापेक्ष बातें हुई हो, वो प्रासंगिकता कही जाती हैं. तो इन डैश ऑफ द रिकमेंडेशन, यानी रिकमेंडेशन के अनुसरण में लोगों ने पहले रेकमेंड किया, उनके रिकमेंडेशन पर विचार करके के काउंटर स्टैब्लिश कर दिया बोर्ड ने, तो इन परजुएंस ऑफ होगा. आगे there has been a dash lack of efficiency in all the crucial areas of the working of public sector undertakings. बैंक पीओ 1994 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे. देखिए, there has been a dash lack of efficiency. यहाँ शब्द आप देख रहे हैं lack of, और efficiency की कमी. efficiency मीन्स होता है कार्यकुशलता. कार्यकुशलता की कमी रही है. there has been. अब कैसी? lack जो है वह नाउन है. lack के लिए एक एडजेक्टिव देना होगा. पूरा सेंटेंस पढ़ लें. इन ऑल द क्रूशियल एरियाज ऑफ द वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी जितने सरकार के अंडरटेकिंग्स वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्रूशियल ये कमी पाई गई है. यानी ये कमी पाई गई है, ये स्पष्ट है. और यहाँ स्पष्ट जैसा सेंस चाहिए, क्योंकि जो लैक देखी गई वो बिल्कुल स्पष्ट है, दिखाई देने वाली है. तो पॉजिटिव सकारात्मक ये आप लिख कैसे सकते हैं? सकारात्मक यहाँ कैसे लिखेंगे? लैक ऑफ के पहले पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोलोकेट नहीं करते हैं एक दूसरे को, कोहेरेंट नहीं होगा. सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक, यह एडजेक्टिव भी वहाँ सुटेबल नहीं होगा. आश्चर्यजनक लायक नहीं होता है. कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स होता है प्रत्यक्ष.
जो इजिली नोटिस हो जाने वाला हो, इजिली नोटिस्ड को हम कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। इजिली नोटिसिएबल, इजिली नोटिस्ड को हम कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। स्टिमुलेटिव, इट मीन्स उत्तेजक, उत्तेजना लाने वाला। और इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ या महत्वहीन, तुच्छ या महत्वहीन। अब आप सोचें कि कौन सा शब्द यहां हम लैक के लिए देंगे। देयर हैज बीन अ डैश लैक ऑफ इफिशियंसी, कार्य कुशलता की कमी रही है। कितनी कमी रही है और कैसी कमी रही है? तो सकारात्मक, आश्चर्यजनक, प्रत्यक्ष कमी रही है। यानी वह कमी जो इजीली नोटिस हो जाने वाली हो, जिसे हम छिपा भी नहीं सकते, वह कॉन्स्पिक्यूअस लैक कही जाएगी। यानी आंसर सी होगा, बाकी सभी शब्द वहां गलत होंगे। द प्रोपेलर ड्राइवन फाइटर प्लेन, प्रोपेल शब्द का नाउन बनता है तो प्रोपेलर हो जाता है। द प्रोपेलर ड्राइवन फाइटर प्लेन, प्रोपेल मीन्स होता है खींचना, वैसे प्लेन्स जो इन्हें प्रोपेल किया जाता था मतलब खींचा जाता था। ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैव लॉन्ग बीन कंप्लीटली, हैव लॉन्ग बीन कंप्लीटली डैश। अब वो लॉन्ग बीन कंप्लीटली डैश हो चुका है। कहने का मतलब कि पहले जो प्लेन्स आते थे वो इस तरह से खींचे जाने वाले होते थे। अब तो उनकी जो मतलब वो प्लेन्स जो हैं अब प्रचलन में वो नहीं है, उनका अब कोई प्रचलन नहीं है। तो क्या शब्द दें जो उन्हें दर्शाए कि अब वो प्रचलन में नहीं है? यानी ओल्ड, पुराने हो गए हैं, एजेड, पुराने हो गए हैं, प्राचीन हो गए हैं, प्रचलन में नहीं है के लिए हम यूज करते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का प्रयोग खास तौर पर वर्ड्स के लिए किया जाता है, शब्दों के लिए किया जाता है। बट थिंग्स के लिए, इन्वेंशंस के लिए भी ऑब्सोलीट का प्रयोग होता है, उनके लिए जो अब यूज में नहीं रहे, यानी जिनका नया रूप आ गया, जिनमें नई टेक्नोलॉजी के कारण चीजें नई आ गई, वो चीजें पुरानी वाली ऑब्सोलीट कही जाती हैं। यानी अप्रचलित, जो अब प्रचलन से परे हो गया हो। इसे आप आउटडेटेड कह सकते हैं, आउटमोडेड कह सकते हैं, आउटडेटेड और आउटमोडेड आप कह सकते हैं। डीके मीन्स होता है सड़ना, गलना, नष्ट होना, बर्बाद हो जाना। डिकेड V1 का अर्थ लिखता हूं तो ऑब्सोलीट होगा, यानी 28 का डी होगा। 29 अनलाइक मीन्स होता है के विपरीत, यह एक प्रेपोजिशन है। अनलाइक क्या है? अनलाइक एक प्रेपोजिशन है, लाइक भी एक प्रेपोजिशन है, की तरह, के जैसा, और उसका अपोजिट होता है अनलाइक। अनलाइक मोस्ट रूलर्स इन दैट डैश एज, अकबर बिलीव्ड इन रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस मीन्स होगा धार्मिक सहिष्णुता। यानी उस समय के जो रूलर्स थे, उस समय के जो शासक थे, उनमें धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। अकबर, चूंकि अकबर उनसे विपरीत थे बताया जा रहा है, और इनमें धार्मिक सहिष्णुता थी, ये मानते थे, धार्मिक सहिष्णुता में इनका विश्वास था। यानी अनलाइक वाले पार्ट में, अनलाइक वाले पार्ट में इस पार्ट के अपोजिट वर्ड देना होगा। तो मोस्ट रूलर्स इन दैट डैश एज, यानी उस एज के जो भी रूलर्स थे वो कैसे थे? तो जैसे रूलर्स होंगे वैसा एज हो जाएगा। तो देखिए एंशियंट नहीं होगा, हिस्टोरिकल। अब इतिहास की कोई भी बात करेंगे तो वो तो हिस्टोरिकल ही होगी। इन दैट हिस्टोरिकल एज, अकबर तो खुद ही हिस्ट्री है। अब इसमें हिस्टोरिकल कोई देना लॉजिकल तो आंसर नहीं होगा। इन दैट फ्यूडल एज, उस सामंती प्रथा में, सामंतवादी प्रथा में, हो भी सकता है लेकिन हम आगे देखेंगे। बिगॉटेड एज, जी हाँ यही आपका आंसर होगा, बिगॉटेड एज, क्योंकि यहाँ धार्मिक सहिष्णुता की बात कही जा रही है। एक मिनट, हेलो, ओके, सॉरी, एंड लेट्स गेट कंटिन्यूड।
एरिस्टोक्रेटिक मीन्स होता है रईस। तो मैं इसे बता रहा था, बिगॉटेड। बिगॉटेड वे होते हैं जो कट्टर टाइप के हों, जो कट्टर टाइप के लोग हों उन्हें बिगॉट कहते हैं। बिगॉट का एडजेक्टिव बनाएंगे बिगॉटेड हो जाएगा। यानी रिलीजियस टॉलरेंस, जिन लोगों में धार्मिक सहिष्णुता होती है वे रिलीजियस टॉलरेंट होते हैं, और जो इस तरह के नहीं होते हैं वे बिगॉटेड होते हैं। यानी जो यह मानते हैं कि मैं जो कर रहा हूं, मेरा जो धर्म है, मेरे धर्मानुकूल जो कार्य है यही सबसे अच्छा है, इस तरह की थिंकिंग के लोग बिगॉट कहे जाते हैं, कट्टर। और उनकी सोच, उनका एज जो है वो बिगॉटेड एडजेक्टिव बन गया। तो आंसर बिगॉटेड होगा। नहीं मानेंगे हम हिस्टोरिकल को, एंशियंट को, तो बिल्कुल नहीं। एरिस्टोक्रेटिक मीन्स होता है जो एरिस्टोक्रेसी में विश्वास करे, जो रहीसी में विश्वास करे। तो आंसर डी होगा 29 का। 30 आपके सामने। He is so dash of his own idea that he will not entertain any suggestion from others. He is so dash of his own idea that he will not entertain any suggestion from others. वह अपने आइडियाज से इतना डैश है कि वह दूसरों के सजेशन जो दूसरों से मिलने वाले हैं, मिलेंगे, उन्हें वह एंटरटेन नहीं करेगा। अब एंटरटेन का अर्थ आप हमेशा मनोरंजन करना ही न लगाएं। इसके पहले भी आया था टू एंटरटेन कस्टमर्स, लोगों को एंटरटेन करना। जैसे आप किसी काउंटर पर काम कराने जाते हैं तो बहुत जगह आप देखेंगे उस काउंटर पर कोई है ही नहीं जो आपको एंटरटेन करे, मतलब आपका मन बहलाए। मैं नहीं कह रहा हूं, जो आपको सुने, जो आपको सुने वह आपको एंटरटेन करता है। तो वहां कोई है ही नहीं जो आपको एंटरटेन करे, मतलब आपको सुनने वाला कोई नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, एंटरटेन एनी सजेशन फ्रॉम अदर्स, यानी ही इज सो डैश ऑफ हिज ओन आइडिया, अपने ही आइडिया में। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अपने आइडियाज इतने होते हैं और उन आइडियाज में वो इतने घुले मिले होते हैं कि दूसरे का तो सुनते ही नहीं है। तो क्या शब्द दें हम यहाँ? प्रेपोजिशन का भी ध्यान रखेंगे। आप फिलर बनाते समय बिल्कुल ये एकदम निश्चिंत कर लें कि अगर प्रेपोजिशन है तो उसका ध्यान आपको रखना ही है। ऐसा नहीं करेंगे गलती हो जाएगी आपसे। ऑफ लगा हुआ है, होपफुल के बाद ऑफ लगता है, लेकिन यह यहाँ नहीं होगा क्योंकि आशावान का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। होपफुल, सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक, इनका अर्थ आशावान होता है। जीलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु, तो जो अपने आइडिया से ही ईर्ष्या करेगा ये तो कोई सेंस ही नहीं रखता। इंचैंटेड मीन्स होता है मंत्र मुग्ध। इंचैंटेड के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। होपफुल के बाद ऑफ लगता है, जिलस के बाद ऑफ लगता है, इंचैंटेड के बाद ऑफ नहीं लगता, इनामर्ड के बाद ऑफ लगता है, पजेस्ड के बाद विथ लगता है। इसलिए मैंने कहा एनामर्ड होगा। एनामर्ड मीन्स होता है मोहित। वह अपने आइडियाज पर इतना मोहित है, उसे लगता है कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं ये बहुत बढ़िया है। तो ऐसे लोग किसी के सजेशन को रिसीव नहीं करते, टेक नहीं करते। एंटरटेन का साइनो बोल रहा हूं, यानी एनामर्ड होगा। एनामर्ड मीन्स प्रेमासक्त भी होता है, लेकिन यहां नहीं हो रहा है। आगे, अनडाउटेडली, निसंदेह। इंग्लिश इज द मोस्ट डैश स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे। निसंदेह आज दुनिया में अंग्रेजी सबसे डैश बोली जाने वाली भाषा है। अब उस डैश को ही फील करना है, ब्रॉडली, व्यापक तौर पर या व्यापक रूप से, वाइडली, बड़े पैमाने पर, पैमाने पर, ग्रेटली, महानतापूर्वक, ग्रेटली, महानतापूर्वक, ब्यूटीफुल्ली, सुंदरतापूर्वक, एलैबोरेटली, विस्तृत रूप से। अब सोचने वाली बात है, ये तीन शब्द तो होंगे ही नहीं, ये तीन शब्द तो हम सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी लैंग्वेज के लिए जो चीज बहुत ही फैला हुआ है, कई देशों में है, लगभग सभी देशों में है, उसके लिए हम ब्रॉडली का यूज करें कि वाइडली का यूज करें, ये सोचने वाली बातें हैं। अगर हम किसी पैराग्राफ वगैरह की बात करते, उसमें किसी उठाए गए मुद्दे की बात करते, तो कहते कि ये ब्रॉडली जो है इसका प्रसार हुआ है, काफी व्यापक रूप से यह फैला हुआ है।
प्रेवलेंट है। लैंग्वेज इत्यादि के लिए वाइडली का यूज होता है, वाइडली स्पोकन लैंग्वेज, यानी वाइड जो है वो विस्तार को बताता है, क्षेत्रीयता में विस्तार को वाइड बताता है, और ब्रॉड जो है वो साइज में विस्तार को बताता है। यहाँ एरिया में विस्तार को बताना है, इसलिए वाइडली आंसर आपका होगा 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32, आई विल बी लिविंग फॉर दिल्ली टुनाइट एंड डैश टू रिटर्न बाय दिस वीक, बाय दिस वीकेंड, बाय दिस वीकेंड एक साथ होगा। आई विल बी लिविंग फॉर दिल्ली, लिव फॉर प्रस्थान करना, मैं दिल्ली के लिए आज रात प्रस्थान करूंगा, एंड डैश टू रिटर्न बाय दिस, और उम्मीद है, प्लान है कि मैं लौट आऊंगा, तो वेटिंग नहीं होगा, प्लान होगा, गोइंग लाइकली और मेकिंग नहीं होगा। प्लान टू रिटर्न बाय, प्लान, और योजना, मेरी योजना है कि मैं लौट आऊंगा, एंड प्लान टू रिटर्न बाय, बिल्कुल इजी है, 32 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, द वैकेंसी डैश बाय द डिसमिसल ऑफ द superintendent is expected to be filled up by the promotion of a UDC. The vacancy dash by the dismissal of the superintendent. वैकेंसी जो सुपरिटेंडेंट के डिसमिजल से हुई है, वैकेंसी यूं ही नहीं है, वैकेंसी बनाई नहीं गई है, वैकेंसी हो गई है, क्योंकि उस पद पर जो व्यक्ति था उसे डिसमिस कर दिया गया है। तो इसमें से हम क्या दें, डैश बाई द, यहाँ पर बाई है, भीतरी ही चाहिए। वैकेंसी मेड बाई, वैकेंसी को मेक नहीं किया जाता है, मेक वर्ब वैकेंसी के लिए यूज नहीं होगा। वैकेंसी क्रिएटेड यहाँ नहीं होगा, जी हाँ, वैकेंसी क्रिएट की जाती है जब नया पद सृजित किया जाता है, वहाँ हम वैकेंसी क्रिएट करना यूज करते हैं, यहाँ नहीं, क्योंकि ये तो पहले से पद था। वैकेंट इसलिए हुआ क्योंकि सुपरिटेंडेंट जो थे वो डिसमिस हो गए, तो कॉज्ड होगा कि जेनरेटेड होगा कि प्रोक्योर्ड होगा। तो जेनरेट मतलब ही होता है उत्पन्न करना, यानी क्रिएट का सिनोनिम जेनरेट होगा, और ये प्रोक्योर है, प्रोक्योर मीन्स तो प्राप्त करना होता है। आंसर क्या होगा, कॉज्ड, कारण हुआ ना, डिसमिजल उनका कारण हो गया वैकेंसी का। डिसमिजल अगर सुपरिटेंडेंट का नहीं हुआ रहता तो वैकेंसी नहीं होती, यानी वैकेंसी का कारण, तो इसलिए कॉज होगा, कारण होना, कॉज यहाँ वर्ब का काम कर रहा है। 33 का आंसर सी होगा। 34 आपके सामने, स्टोन एज रिसर्च वाज ऑलवेज ऑन ए लो डैश इन इंडिया, हमेशा ही स्टोन एज रिसर्च को भारत में कम महत्व दिया गया है। तो एक इडियम होता है लो की, लो की, जिसका अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण, जिसको कम महत्व दिया जाता हो उसके लिए हम यूज करते हैं टू बी ऑन ए लो की, टू बी ऑन ए लो की, यानी स्पष्ट है कि हमें की का प्रयोग करना है। स्केल, पैमाना, प्रोफाइल, पॉइंट और एब यहाँ नहीं होगा, ये फिक्स्ड है, इसलिए आंसर 34 का ए होगा। 35, रवीज बिहेवियर इज वर्दी ऑफ डैश बाय द यंगस्टर्स, रवि का बिहेवियर यंगस्टर्स के द्वारा डैश के योग्य है, किसके योग्य है, किसी के व्यवहार को हम क्या करेंगे, शब्द देखिए, वर्दी ऑफ डैश, नाउन चाहिए क्योंकि यहाँ ऑफ है, इसके बाद नाउन चाहिए। ट्रायल, अब किसी के बिहेवियर का ट्रायल होता है क्या, जी नहीं, आंसर ए नहीं होगा। इम्यूलेशन, इम्यूलेशन इम्यूलेट वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका अर्थ होता है अनुकरण, इम्यूलेशन मीन्स अनुकरण। फॉलोइंग यहाँ सुटेबल नहीं है, वर्दी ऑफ फॉलोइंग से बढ़िया तो वर्दी ऑफ इम्यूलेशन होगा। एक्सप्लोरेशन का अर्थ होता है अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन का अर्थ होता है जिज्ञासा। मैं इसे पढ़ाना शुरू किया था लेकिन छोड़ दिया क्योंकि ना के बराबर लोग को यह समझ में आता है और बहुत कम लोग लाइक की तैयारी कर पाते हैं। तो देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट करके जरूर बताएंगे। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, एक एक्सरसाइज करा करके वो भी 25 क्वेश्चंस ओनली मैंने छोड़ दिया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था व्यूवर्स की तरफ से, तो फिर शुरू किया हूँ। अच्छा लगे तो थोड़ा बताएंगे जरूर कमेंट करके आप। इम्यूलेशन होगा किसी के व्यवहार को हम इम्यूलेट करते हैं, अनुकरण करते हैं, तो वर्दी ऑफ इम्यूलेशन का अर्थ हो जाएगा अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य, वर्दी के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगाया जाता है। द मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन द पीपल टू डैश द रिलीजियस डिफरेंसेस, लोगों से मिनिस्टर मुलाकात किए। कॉल ऑन या कॉल अपॉन मीन्स होता है जाकर मिलना, जाकर उस व्यक्ति के यहाँ जाकर मिलना, तो मिनिस्टर लोगों को यहाँ जाकर के मिले। टू डैश देयर रिलीजियस डिफरेंसेस,
एंड स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म इन द कंट्री। देश में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन मीन्स होता है मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग से यह वर्ब बन गया है। सेक्युलरिज्म मीन्स होता है धर्मनिरपेक्षता। ये तो शब्द हमारे देश में इतनी बार चर्चा में आती है कि ऐसे ही लोग को याद रहता है। धर्मनिरपेक्षता। धार्मिक अंतर, धार्मिक मनमुटाव कहें यहाँ, रिलीजियस डिफरेंसेस यानी धार्मिक मनमुटाव। तो मनमुटाव के लिए साहित्य में हम लोग सिंक का यूज करते हैं। सिंक डिफरेंसेस, सिंक डिफरेंसेस होता है, यानी अंतर को समाप्त करना। और भेदभाव मिटाना, भेदभाव मिटाना। और ऑप्शन में सिंक दिख रहा है, ये कोलोकेशन है, ऐसे चीज याद करने होते हैं आपको। कोलोकेशन है, ये याद करिएगा। कॉन्डेम मीन्स होता है निंदा करना। लास्ट में अगर एम के बाद एन आए तो एन को नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए कॉन्डेम पढ़ेंगे। एबोलिश मतलब होता है उन्मूलन करना। अब शब्द देखेंगे तो लगेगा कि चलो एबोलिश भी कर सकते हैं। सिंक मीन्स तो डूब जाना होता है, सिंक का शाब्दिक अर्थ डूब जाना। एग्जॉट मीन्स झकझोर देना, एग्जॉट प्रेरित करना, झकझोर देना। और वीक एंड वीक एडजेक्टिव का यह वर्ब है, कमजोर बनाना। वीकेंड मीन्स कमजोर बनाना। आंसर होगा सी। 37 आपके सामने। नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट डैश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट व्हाइल मेकिंग एन एफर्ट। ऐसा दुनिया में क्या है जिसको अचीव करने के लिए आपको डिस्कम्फर्ट, थोड़ी या अधिक मात्रा में, निश्चित मात्रा में डिस्कम्फर्ट को डैश किए बिना ही वो मिल जाए? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कोई भी काम करने चलेंगे तो कंफर्ट से बाहर निकलेंगे तब वो संभव है, वरना कंफर्ट में रह करके तो हम छोटी छोटी चीजें ही केवल कर सकते हैं, कोई अचीवमेंट हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो नथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है विदाउट डैश अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट, बिना असुविधा झेले, बिना असुविधा को बर्दाश्त किए, बिना कुछ कष्ट झेले हम कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। एफर्ट करने में कष्ट होंगे और उस कष्ट को हमें बर्दाश्त करना होता है किसी चीज को अचीव करने के लिए। आप सभी लोगों पर यह बात लागू होती है। गेटिंग, सेक्रीफाइसिंग, एंड्योरिंग, एम्बाइबिंग और इंटरनाइजिंग। तो एम्बाइब मतलब होता है पी जाना, ड्रिंक कर जाना, किसी चीज, ड्रिंक अब शराब पी जाना नहीं, किसी बात को पी जाना, किसी तथ्य को याद कर जाना, रट जाना, एम्बाइब है, धारण कर लेना। एंड्योर मीन्स होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। एंड्योर मीन्स सहन करना, बर्दाश्त करना। सेक्रीफाइस बलिदान करना, गेटिंग पाना, प्राप्त करना। तो डिस्कम्फर्ट सर्टेन अमाउंट में हमें एंड्योर करना होता है, बर्दाश्त करना होता है, टोलरेट करना होता है, बियर विद करना होता है, पुट अप विद करना होता है। आंसर 37 का सी होगा 38। When Mr. Kant heard the news of his son's selection to the college team, he felt dash। जब मिस्टर कांत ने सुना वह न्यूज जिसमें उनके बेटे के सिलेक्शन की बात थी, उनके बेटे का सिलेक्शन कॉलेज के टीम में हो गया, इस न्यूज को सुनकर मिस्टर कांत डैश फील किए। कैसा फील किए? लुक, फील, सिम, टेस्ट, अपीयर, रिमेन, स्मेल के बाद हमेशा एडजेक्टिव का यूज करें, एडवर्ब का नहीं। इनके बाद एडजेक्टिव आता है। खैर ये सभी एडजेक्टिव ही हैं। इनएमोर्ड, प्रेमासक्त भी कहते हैं, प्रेम में आसक्त, प्रेमासक्त। इनएमोर्ड का दूसरा अर्थ होता है मोहित, मोहित। इलेटेड, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित। अब देखिएगा हिंदी मिस्टेक हुआ होगा। एक्सैस्परेटेड, क्रोधित। इम्बीटर्ड, कड़वाहट वाला। एफर्वेसेंट का दो अर्थ होता है, उत्तेजित और एक पानी के बुलबुले जैसा। एफर्वेसेंट। पानी के बुलबुले जैसा।
अब क्या दें भाई, जब आप किसी के सिलेक्शन को सुनते हैं और आप उसे पढ़ाए हुए होते हैं, आपका वो सगा संबंधी होता है, कुछ योगदान आपका उसकी उस सफलता में रहता है, तो आप भी एलेटेड फील करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, प्रफुल्लित महसूस करते हैं। तो यहाँ होगा गौरवान्वित, और आंसर हो जाएगा बी। और 38 तक ही आज के इस वीडियो में, फिर एक वीडियो बना करके मैं इस सेट को कंप्लीट करूंगा जिसमें 39 से 50 तक के क्वेश्चन को दूंगा। छोटा वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं, एक में 25 क्वेश्चन टफ हो जा रहा है और समय भी काफ़ी लग रहा है क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। तो आप इतना पढ़ें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। सेट 1 ही है एडवांस्ड फीलर का, किसी ने कराया नहीं है पूरे यूट्यूब पर। तो सपोर्ट अगर आप लोगों का मिला तो मैं इसे कंप्लीट करूंगा। विद दैट इट इज ओवर नाउ, थैंक यू सो मच।